डिस्क्लेमर। प्रस्तुत कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और संवाद लेखक की कल्पना परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह पूरी तरह से अनायास और संयोग मात्र है। लेखक किसी भी जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखते। अध्याय 36। एक और मेबैग खरीदना। डीन जगदीश वर्मा ने प्रिया शर्मा और विक्रम सिंह को दरवाजे से बाहर जाते देखा। अनाथालय के सभी बच्चों ने उन्हें हाथ हिलाकर विदाई दी। बच्चे मूर्ख नहीं थे, वे जानते थे कि ये दोनों लोग उनकी मदद करने के लिए आए हैं और स्वाभाविक रूप से बहुत आभारी महसूस कर रहे थे। अंकल, आपकी कार खराब हो गई है, एक बच्चे ने जोर से आवाज लगाई। विक्रम सिंह ने उस दिशा में देखा जिधर बच्चा इशारा कर रहा था और पाया कि चेसिस पर चोट के निशान थे और वो क्षतिग्रस्त लग रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, चाचा जी दूसरा ले आएंगे। इतना कहने के बाद उसने प्रिया शर्मा को अनाथालय से भगा दिया। चाचा जी, आप सचमुच कार बदलने वाले तो नहीं हैं ना? प्रिया शर्मा ने यात्री सीट से पूछा। क्यों नहीं, विक्रम सिंह ने कहा। हालांकि स्पोर्ट्स कारें देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन पटना की खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर वे काफ़ी परेशानी वाली होती हैं। चलिए एक और कार ले लेते हैं। आप इस स्पोर्ट्स कार को घर पर खेलने के लिए रख सकते हैं। क्या ये कुछ ज़्यादा ही अपव्ययपूर्ण नहीं है? प्रिया शर्मा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। साथ ही हमेशा अपना पैसा खर्च करते रहना मुझे वास्तव में इस बारे में असहज महसूस होता है। क्या तुम मुझे अपना पति स्वीकार करती हो? विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं करती हूँ, प्रिया शर्मा ने बिना झिझक के अपने सच्चे दिल की बात कह दी। अगर कोई पुरुष उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है तो वो उसे कैसे अस्वीकार कर सकती है, जब तक कि वो पागल ना हो गई हो। तो फिर कोई दबाव महसूस न करें। एक पति के लिए अपनी पत्नी पर पैसा खर्च करना बिल्कुल सही है। और वैसे भी भविष्य में जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो शायद मुझे उसे तुम पर खर्च करने का मौका ही न मिले। कुछ ही देर में विक्रम सिंह उसी मर्सिडीज 4S की दुकान पर गाड़ी चलाकर पहुंचा जहां वे पहले भी जा चुके थे। क्या आप सचमुच एक खरीदने जा रहे हैं? प्रिया शर्मा को लगा कि विक्रम सिंह सिर्फ मजाक कर रहा है। बेशक मैं खरीदूंगा, विक्रम सिंह मुस्कुराया और प्रिया शर्मा को दुकान के अंदर खींच ले गया। पिछली बार आने के कारण स्टोर के कर्मचारियों ने उन्हें पहचान लिया। उस मर्सिडीज SL पर काफ़ी अच्छा कमीशन था, जिसे वे इसीलिए गंवा बैठे क्योंकि वे उसे नीचा समझते थे। उन्हें अब भी इस बात का कुछ अफसोस था, लेकिन आखिरकार वे यहाँ विक्रेता थे और विलासितापूर्ण कारें खरीदने आने वाले ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। मर्सिडीज SL की कीमत वास्तव में 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है। उन्होंने पहले भी इसी तरह की कीमतों पर कारें बेची थीं। वे अपना अहंकार त्याग सकते थे और इससे उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। श्रीमान विक्रम, क्या तुम्हारी कार में कोई समस्या है? अधेड़ उम्र का पुरुष विक्रेता जल्दी से पास आया और बोला, चिंता मत करो, जो भी समस्या हो मैं आपके लिए सक्रिय रूप से समन्वय करूंगा। चाहे मरम्मत हो या पुर्जों का प्रतिस्थापन, मैं आपको सर्वोत्तम समाधान प्राप्त करने में मदद करूंगा। ओह, चेसिस पर थोड़ी खरोंच आ गई है, कृपया इसे देख लीजिए, विक्रम सिंह ने लापरवाही से कहा। दूर खड़े विक्रेता दबे स्वर में हंस रहे थे। उसने अब स्पोर्ट्स कार को नुकसान पहुंचा दिया। कितना गवार आदमी है। उन्होंने विक्रम सिंह से कोई पैसा नहीं कमाया था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से वे थोड़े नाराज थे। और हालांकि वे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन मन ही मन उसकी बदकिस्मती की कामना कर रहे थे। कुछ लोग इस बात से भी खुश थे कि अधेड़ उम्र के पुरुष विक्रेता मुसीबत में पड़ने वाले हैं। जो लोग कार खरीदते समय उदार होते हैं, वे मरम्मत के मामले में उतने उदार नहीं हो सकते हैं और अंत में इससे परेशानी हो सकती है। अधेड़ उम्र के विक्रेता ने बिना ज्यादा सोचे मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे स्थिति का जायजा लेने दीजिए, फिर हम बीमा की बात करेंगे। इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस बार किसी और काम से यहाँ आया हूँ, विक्रम सिंह ने कहा। और सच में वो आ गया। दूर खड़े विक्रेता मुस्कुरा रहे थे और उस अधेड़ उम्र के विक्रेता को खुद को मूर्ख साबित करते देखने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगले ही क्षण वे अवाक रह गए। उनकी आंखें मानो बाहर निकल आईं। क्या आपके पास मेबैग स्टॉक में उपलब्ध है क्या? अधेड़ उम्र का सेल्समैन भी स्तब्ध रह गया। दूर खड़े विक्रेता भी उतने ही स्तब्ध थे। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपके पास मेबैग S क्लास स्टॉक में उपलब्ध है? मुझे ये खरीदना है। विक्रम सिंह ने सीधे अपना डायमंड कार्ड दिखाया और कहा, लाइसेंस और बीमा का काम आप संभालिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हमारे पास ये है। मध्यम श्रेणी का विकल्प चुनना अधिक किफ़ायती होगा। अधेड़ उम्र के सेल्समैन ने इतनी उत्तेजना में कहा कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है, बस सबसे महंगे सबसे उच्च श्रेणी वाले विकल्प को चुन लें, विक्रम सिंह ने कहा। ये तो 3 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। अधेड़ उम्र के पुरुष विक्रेता ने कहा।
ठीक है, शिकायत करना बंद करो, जल्दी से कार ले आओ और साथ ही मुझे इसे टेस्ट ड्राइव करने में मदद करो। मुझे तुम्हारे चरित्र पर भरोसा है, बस मुझे धोखा मत देना, विक्रम सिंह ने कहा। तभी अधेड़ उम्र के पुरुष सेल्स पर्सन को एहसास हुआ कि कार की मरम्मत करना महज एक गौण इद्दा था, असली मकसद तो कार खरीदना था। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इसे तुरंत ठीक करवा दूंगा। पटना में हमारे पास मर्सिडीज बेंज 4S का सबसे अच्छा स्टोर है। बेशक हमारे पास स्टॉक में कारें मौजूद हैं। वो अधेड़ उम्र का पुरुष विक्रेता बच्चे की तरह उत्साहित था और यहाँ तक कि एक धुन भी गुनगुनाने लगा। क्या खुश रहना एक मजाक है? एक बेहतरीन सुविधाओं से लैस मेबैक से 4 मर्सिडीज बेंज SL खरीदी जा सकती हैं। इस एक सेल से उसे भारी कमीशन मिलेगा। सुंदर दिखने वाली महिला सेल्स पर्सन जो उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर हंसने की तैयारी कर रही थीं, अवाक रह गईं। उन्हें रोने जैसा महसूस हुआ। पहली बार में उन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया, दूसरी बार भी वे असफल रहीं। वे एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 कारें ही बेच पाते थे, जिनकी कीमत 50 या 60 लाख रुपए होती थी। लेकिन इस अधेड़ उम्र के चाचा की किस्मत जब से वो विक्रम सिंह से मिला था, तब से मानो बदल गई थी। पिछले महीने में ही वो 2 मर्सिडीज बेंज SL बेच चुका था और अब इस मेबैक के साथ वो सचमुच बहुत पैसा कमाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उस तरह के किसी उद्योगपति का विश्वास हासिल करना। अगर वो मदद करने को तैयार था तो कुछ परिचय कराने से ही उस अधेड़ उम्र के चाचा को बहुत सारा पैसा मिल सकता था। वे सचमुच बिना आंसू बहाए पछतावे से भरे हुए रोना चाहते थे। धनवानों की जीवन शैली को वे वास्तव में नहीं समझते थे। सुपर कार खरीदने के कुछ दिन ही हुए थे कि अब वो मेबैक पर स्विच कर रहे हैं। क्या उनके परिवार ने पैसों की छपाई की है या क्या बात है? श्रीमान विक्रम, मैं कार की कागजाती कार्रवाई को जल्द से जल्द पूरा करवाकर आपके घर पहुंचा दूंगा। आपको व्यक्तिगत रूप से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका कार्ड है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। हालांकि ये कार्ड वाकई बहुत सुंदर है, इस पर लगी वो चमकदार चीजें हीरे की तरह प्यारी हैं। अधेड़ उम्र के पुरुष विक्रेता ने कार्ड वापस विक्रम सिंह को सौंप दिया। हाँ, ये हीरे हैं। इसके बाद विक्रम सिंह ने लापरवाही से कार्ड को एक तरफ रखते हुए कहा। अचानक सेल्स हॉल में मौजूद लोग हैरान रह गए। क्या ये सचमुच के हीरे हैं? क्या बिल्ली है? कार्ड पर जड़े उन हीरों की कीमत हजारों में थी ना? विक्रम सिंह ने नई कार की चाबियां ली और हाथ हिलाते हुए कहा, याद रखना, उस ठीक की हुई कार को भी मेरे घर वापस ले आना। ये एक अच्छा यादगार तोहफा होगा जिसे आप संभाल कर रख सकते हैं। सबके होंठ फड़कने लगे। क्या बिल्ली है? लगभग 10 लाख रुपए की कार सिर्फ एक यादगार वस्तु बनकर रह जाएगी। अमीरों का जीवन वास्तव में समझ से परे था। जब विक्रम सिंह कार में बैठकर चला गया, तब जाकर सेल्स पर्सन आखिरकार अपने शौक से उभर पाए थे। वो कुछ दिनों में जी वैगन खरीदने तो नहीं आएगा ना? कहना मुश्किल है। मुझे बताओ, मैं इतनी भाग्यशाली क्यों नहीं हूं कि ऐसे लड़के से शादी कर सकूं? सपने देखना बंद करो। उस महिला ने शायद अपने पिछले जन्म में गंगा को बचाया था। आप तुलना नहीं कर सकते। इसके बाद मेबैक कार मिश्रा हवेली में घुसी और भाटिया सिक्योरिटी के गार्डों की आंखें बल्ब की तरह फटी की फटी रह गईं। कभी गरीब और तिरस्कृत यहां से निष्कासित की गई माँ और बेटी अब इतनी प्रभावशाली कैसे हो गईं? ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उन्हें एक धनी दामाद मिल गया। ऐसा लगता है कि माँ वापस आ गई हैं। प्रिया शर्मा ने लता मिश्रा की कार उनके अपने गैराज में देखी। गाड़ी खरीदने में देरी हो गई, चलो अंदर चलें। विक्रम सिंह सुपरमार्केट से यूं ही खरीदी गई किराने की वस्तुओं को लेकर कार से बाहर निकला। रेस्टोरेंट में खाना स्वादिष्ट था, लेकिन उसका स्वाद हमेशा एक जैसा ही होता है। कभी कभी घर का बना खाना खाना ज्यादा सेहतमंद होता है। हवेली के अंदर 2 लोग थे। एक तो लता मिश्रा थीं और दूसरी एक लंबी कद काठी वाली और जीवंत आभा वाली महिला थीं। छोटे बालों के साथ वो कुशलतापूर्वक घर की सफाई कर रही थीं। श्रीमान विक्रम, मिस प्रिया, आपका वापस स्वागत है। विक्रम सिंह और प्रिया शर्मा को वापस आते देख वो महिला जल्दी से आगे बढ़ी और विक्रम सिंह के हाथों से चीजें ले लीं। अध्याय 37। सर्वशक्तिमान अंगरक्षक राधिका जायसवाल। रात के खाने में क्या खाएं? मैं जाकर इसे बनाऊंगी, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। पटना से कुछ साधारण व्यंजन बनाएं, विक्रम सिंह ने लापरवाही से कहा। समझा। वो महिला मुड़कर जाने लगी। विक्रम सिंह ने पूछा, आपका नाम क्या है? राधिका जायसवाल, महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर रसोई में चली गई। हॉल में बहुत सारे कपड़े थे, 30 से अधिक सेट थे, जिसे देखकर प्रिया शर्मा आश्चर्यचकित रह गई। माँ, क्या तुमने कपड़ों की दुकान लूटी थी या कुछ और? लता मिश्रा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तुम किस बारे में बात कर रही हो बच्चे? उस कपड़ों की दुकान ने पिछली बार माफी मांगने के तौर पर उन्हें भेजा था। आप सभी के पास कुछ सेट हैं, प्रत्येक के पास 10 सेट हैं। अभी तो उनका चेहरा सामने आना बाकी है। प्रिया शर्मा ने ठंडी सांस ली। वो उस दिन की घटना को लेकर अभी भी गुस्से में थी। ठीक है प्रिया, उस व्यक्ति को पहले ही सबक मिल चुका है, उसकी टांग भी टूट गई है
और इस बार मैंने उससे कहा कि वो चंद्रा इंडस्ट्रियल के कार्यालय भवन में हमारे प्रत्येक कर्मचारी को 3,000 रुपये से अधिक कीमत का एक सूट भेजे। इसे बदला समझो। मुझे अब गुस्सा नहीं है, इसलिए आपको भी गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लता मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये हुई ना बात। लेकिन उसका पैर कैसे टूटा? प्रिया शर्मा ने विक्रम सिंह की ओर देखा और पूछा। मेरी तरफ मत देखो, उसने खुद इसे तोड़ा है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। विक्रम सिंह ने सर हिलाते हुए कहा। धन्यवाद। प्रिया शर्मा ने विक्रम सिंह को देखा, अचानक अपने पंजों पर खड़ी हुई और विक्रम सिंह के चेहरे पर लिपस्टिक का निशान छोड़ दिया। फिर वो दौड़कर रसोई की ओर गई और बोली, मैं भी मदद करने जा रही हूं। राधिका जायसवाल का क्या मामला है? लता मिश्रा ने विक्रम सिंह की ओर देखा और गंभीरता से पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि उसके साथ क्या चल रहा है, लेकिन वो काफी उत्साही लग रही है। विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा। मुझसे घुमा फिरा कर बात मत करो। क्या आप कह रहे हैं कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है? लता मिश्रा ने विक्रम सिंह को एक नज़र से देखा और कहा। मैंने उसकी फाइल देखी है और वाह, वो सचमुच एक कॉलेज ग्रेजुएट है, यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध पुलिस अकादमी की ग्रेजुएट भी है। गाड़ी चला सकती है, लड़ सकती है और घर के कामकाज भी संभाल सकती है। सचमुच हर तरह से माहिर है। आपको ये प्रतिभा कहाँ से मिली? विक्रम सिंह ने मेज से एक मैंगोस्टीन उठाया, उसे छीलकर एक टुकड़ा खाया और फिर बुदबुदाते हुए कहा। माँ मत पूछो, चलिए मान लेते हैं कि इसका संबंध मुझसे ही है, लेकिन क्या ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है? मैं तुम्हें एक और दुर्घटना का शिकार नहीं होने दे सकता। मुझे अभी भी पिछली घटना को लेकर अपराध बोध महसूस होता है। मुझे पता था कि इसका तुमसे कुछ लेना देना है, इसे भूल जाइए। बच्चा होशियार और काबिल है, इसलिए हमारे पुराने रसोइयों को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें फ़ोन किया और ऐसा लगता है कि उन्होंने नई नौकरियां ढूंढ ली हैं और ऐसा लगता है कि वो वापस आने को तैयार नहीं है। लता मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, आपकी ये बात सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। आप मन की शांति के साथ हर चीज़ का आनंद लें। इस तरह मैं भी मन की शांति के साथ अपने परिवार के लिए भी काम कर सकती हूँ। विक्रम सिंह ने भी मुस्कुराते हुए कहा। रात में मौर्या होटल के एक निजी कमरे में, वहाँ सिर्फ 2 लोग बैठे थे, भाटिया सिक्योरिटी कंपनी के अर्जुन शर्मा और श्याम भाटिया। भाई श्याम, आपकी सुरक्षा कंपनी की प्रतिष्ठा बहुत मजबूत है, लेकिन इस बार अचानक ये विफल कैसे हो गई? मैंने बहुत सारा पैसा दिया है और आप सिर्फ पैसा लेकर काम न करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अर्जुन शर्मा ने एक घूंट पीकर ठंडे स्वर में कहा। श्याम भाटिया लॉबस्टर को कुतर रहा था, उसके हाथ चिकने थे। वो दिल खोलकर हंसा और बोला, युवा स्वामी अर्जुन, इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। अगर मामला सिर्फ प्रिया शर्मा का होता तो 10 लाख रुपए में आसानी से मामला सुलझ जाता, लेकिन आपकी जानकारी गलत थी। मेरे बेटों का इलाज डॉक्टर अर्जुन पटेल अस्पताल के डॉक्टर अर्जुन पटेल ने किया। वो व्यक्ति सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक खौफनाक इंसान है। अगर आप भी उससे मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। डॉक्टर अर्जुन पटेल अस्पताल से डॉक्टर अर्जुन पटेल? अर्जुन शर्मा ने इस व्यक्ति के बारे में सुना था, जो चिकित्सा जगत में बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि वो एक लड़ाकू भी है। वो निर्माण स्थल पर क्यों होगा? वे कहते हैं कि वहाँ के कर्मचारियों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन मैं भी हैरान हूँ, उस जैसे आदमी भला ऐसा काम कैसे कर सकता है? श्याम भाटिया ने भौहें चढ़ाई। क्या उस प्रिया शर्मा को कोई शक्तिशाली समर्थक प्राप्त है? शक्तिशाली समर्थक? मजाक करना बंद करो। आखिर उसके पीछे इतना शक्तिशाली समर्थक कैसे हो सकता है? उसके पास बस एक गरीब पति है जो सैनिक रह चुका है। उसे किस प्रकार का समर्थन मिल सकता है? अगर उसने ऐसा किया होता तो वो ऐसी बहू नहीं होती जो अपने पति के परिवार में रहने चली जाती। अर्जुन शर्मा ने तिरस्कारपूर्वक कहा। भाई श्याम, आपके पीछे एक महान पारिवारिक वंश का समर्थन है। क्या आप ये काम नहीं संभाल सकते? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मैं अपना पैसा वापस नहीं लूंगा। इसे बस एक दोस्त बनाना समझिए और मैं ये काम करने के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। जल्दी क्या है? श्याम भाटिया हंसे। पैसा होने से सब कुछ आसानी से व्यवस्थित हो जाता है, बस इसमें 4 करोड़ और जोड़ दीजिए। चाहे वो डॉक्टर अर्जुन पटेल की हो या नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं इसका आपके लिए बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्रिया शर्मा को इस परियोजना से आज्ञाकारी रूप से बाहर निकालो। अर्जुन शर्मा ने भौहें चढ़ाई। अतिरिक्त 4 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन इस मामले को ठीक से निपटाना जरूरी था, वरना एक बार जब प्रिया शर्मा महाप्रबंधक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर लेंगी तो अंत में उन्हें अध्यक्ष पद के लिए उनके पिता से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। तब तक हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएंगे। वर्षों से किए गए उनके अथक प्रयास, यहाँ तक कि कार दुर्घटनाओं की योजना बनाने तक व्यर्थ हो सकते हैं। ठीक है, 5 करोड़ ही सही, लेकिन भाई श्याम, व्यापार करते समय आपकी कंपनी को भी अनुबंध का पालन करना होगा। अगर आप पैसा ले लेते हैं और काम पूरा नहीं होता तो शर्मा कॉरपोरेशन को धमकाना आसान नहीं होगा। अर्जुन शर्मा की आवाज़ और भी ठंडी हो गई। चिंता मत करो युवा स्वामी अर्जुन, एक बार जब हमें पैसा मिल जाएगा तो काम निश्चित रूप से अच्छे से हो जाएगा। श्याम भाटिया ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी, मानो वो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार एक जानवर हो। अगली सुबह
राधिका जायसवाल लता मिश्रा को काम पर ले गई और उस लड़के विक्रम सिंह ने असल में प्रिया शर्मा को अपने साथ ले गया। चाचा जी, मुझे अभी भी काम पर जाना है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? प्रिया शर्मा अवाक रह गई। जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, विक्रम सिंह ने रहस्यमयी तरीके से कहा और सीधे हवाई अड्डे की ओर गाड़ी बढ़ा दी। मुंबई के लिए उड़ान भरे। प्रिया शर्मा अचानक स्तब्ध रह गई। दरअसल विक्रम सिंह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया था और उन्होंने एक विमान भी किराए पर लिया था। इससे वो पूरी तरह से अवाक रह गई। हम मुंबई में क्या करने वाले हैं? प्रिया शर्मा असमंजस में थी। कल रात तुम नींद में बड़बड़ा रही थी। विक्रम सिंह मुस्कुराया। क्या मैं नींद में बड़बड़ा रही हूं? मैंने क्या कहा? प्रिया शर्मा को शर्म आ रही थी। उसे डर था कि उसने कुछ शर्मनाक कह दिया है। तुमने कहा था कि तुम डिज्नीलैंड जाना चाहती हो। क्या? प्रिया शर्मा को एक बार फिर गहरा सदमा लगा, मानो उसे बिजली का झटका लगा हो, और उसे अपने शब्द ढूंढने में काफी समय लग गया। सिर्फ नींद में मेरे मुंह से निकली किसी बात की वजह से आपने मुझे मौज करने के लिए मुंबई डिज्नीलैंड ले जाने के लिए एक विमान किराए पर लिया। प्रिया शर्मा को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रही हो। ये चार्टर्ड नहीं है। ये विमान मूल रूप से डॉक्टर अर्जुन पटेल का निजी जेट था। मैंने इसे यात्रा के लिए बस संयोग से उधार लिया था। विक्रम सिंह हंस पड़ा, क्योंकि विमान पहले ही उड़ान भर चुका था। प्रिया शर्मा अभी भी शौक में थी। वो इससे उभर नहीं पा रही थी। उसने नींद में डिज्नीलैंड जाने की इच्छा के बारे में इसलिए बात की क्योंकि उसने अपने पिता का सपना देखा था। वो उन दिनों के सपने देखती थी जब वो बचपन में अपने पिता के साथ डिज्नीलैंड में खेलती थी। इसलिए जब वो गंभीर रूप से बीमार थी और मौत के करीब थी और उसकी मां ने उससे पूछा कि क्या उसकी कोई इच्छा है, तो उसने मना कर दिया। लेकिन वास्तव में उस समय वो डिज्नीलैंड में खूब मौज मस्ती करना चाहती थी। आप मुझ पर बहुत अच्छे हैं। प्रिया शर्मा ने विक्रम सिंह की बाह को कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि वो भाग जाएगा। अरे लड़की, ये सपना कैसे हो सकता है? मैं पूरी तरह से जिंदा हूं। विक्रम सिंह ने प्रिया शर्मा को स्नेहपूर्वक देखा। पहले तो वो सचमुच कृतज्ञता के कारण ऐसा कर रहा था, लेकिन अब वो सचमुच इस प्यारी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की से प्यार करने लगा था। अध्याय 38। भयंकर जानवर। टीम कप्तान विजय राजपूत। निर्माण स्थल पर कोई समस्या नहीं होगी, है ना? प्रिया शर्मा ने अचानक कुछ ऐसा कह दिया जिससे सारा माहौल खराब हो गया। चिंता मत करो, घटनास्थल पर इतने सारे सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अब कोई और समस्या नहीं होगी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है और नगरपालिका परियोजना भी जल्द ही शुरू होने वाली है। मेरा अनुमान है कि जब तक हमारी उत्पादन लाइन बनकर तैयार होगी, तब तक वहां कम से कम 2 सड़कें एक साथ बनकर तैयार हो जाएंगी। भविष्य में यहाँ एक राजमार्ग निकास और एक हाई स्पीड रेलवे स्टेशन भी होगा। निश्चिंत रहें, मैंने आपके पति ने जो जगह चुनी है वो पूरी तरह से समस्या मुक्त होगी। विक्रम सिंह ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए प्रिया शर्मा के बालों को सहलाया। इस समय निर्माण स्थल पर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित थी। उन्हें समय समय पर कुछ सुखदायक वस्तुएं भी मिलती रहती थीं, जिससे स्वाभाविक रूप से उनका मनोबल बढ़ता था। कैप्टन विजय, आखिर ये विक्रम सर कौन है? निर्माण स्थल के प्रभारी व्यक्ति ने सुरक्षा दल के कप्तान से सावधानीपूर्वक पूछा। सुरक्षा दल का कप्तान विजय राजपूत की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। फिर भी वो पहले से ही एक सेवानिवृत्त विशेष बल सैनिक थे। वो मूल रूप से सिंह कॉरपोरेशन के लिए काम कर रहा था। इस बार उसे कारखाने के पूरा होने और स्वीकृति मिलने तक निर्माण स्थल की सुरक्षा संभालने के लिए यहाँ भेजा गया था। सिंह कॉरपोरेशन की अपनी एक सुरक्षा कंपनी थी और सब कुछ सैन्य तरीके से प्रबंधित किया जाता था। इसलिए जब वो पहुंचा तो उसने ये नहीं पूछा कि क्यों। आदेश का पालन करना ही एकमात्र उद्देश्य था। उन्हें ऊपर से केवल एक ही बात बताई गई थी, विक्रम सर की बात सुनना, विक्रम की व्यवस्थाएं, और यदि विक्रम सर जगदीश वर्मा के निर्देशों का पालन करने के लिए विक्रम वहां मौजूद नहीं था। जहां तक विक्रम सर की बात है, विक्रम ने न तो कुछ पूछा, न ही पूछने की हिम्मत की और न ही पूछने की कोई आवश्यकता थी। सिंह कॉरपोरेशन की सुरक्षा केवल कंपनी या उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े संगठनों को ही प्रदान की जाती थी। जो पूछना उचित नहीं है वो मत पूछो, बस अपने काम से मतलब रखो, विजय राजपूत ने ठंडे लहजे में कहा और प्रभारी व्यक्ति को एक नज़र डालते हुए बोला, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नाराज करना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रभारी व्यक्ति ने अजीब सी मुस्कान दी, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था, शर्मा परिवार में अब भी ऐसे लोग थे जो प्रिया शर्मा को एक अयोग्य दामाद से शादी करने के लिए मजाक उड़ाते थे। ये हास्यास्पद था। विजय राजपूत जैसे व्यक्ति ने भी विक्रम सिंह के प्रति इतना गहरा सम्मान दिखाया। ये स्पष्ट था कि विक्रम सिंह कितने सक्षम हैं। रोहन शर्मा, ओह रोहन शर्मा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे मामलों में तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन सच में मैं तुम्हारे साथ आग के गड्ढे में नहीं कूदना चाहता। तभी दूर से एक सुरक्षा गार्ड दौड़ता हुआ आया, सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ और सलाम करते हुए बोला, कैप्टन, एक स्थिति उत्पन्न हुई है।
एक ट्रक में बहुत सारे लोग सवार थे और सभी लोग हथियारों से लैस थे। ऐसा लगता है कि वे यहाँ उपद्रव मचाने आए हैं। विजय राजपूत ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। भाइयों को चेतावनी दे दें कि वे बेहोश करने वाली लाठियों के साथ तैयार रहें, बस किसी को पीट पीट कर मार मत डालना। हाँ, वो आदमी चला गया और विजय राजपूत फिर कार्यस्थल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। प्रभारी व्यक्ति दरवाजे के पीछे से डरते हुए देख रहा था। इस समय मजदूर भी अपना काम रोक चुके थे और मचान से चिंतित होकर देख रहे थे। दोस्तों, ये चंद्रा इंडस्ट्रियल और शर्मा कॉरपोरेशन की एक संयुक्त परियोजना है। कुछ सम्मान दिखाओ। विजय राजपूत बाहर अकेली खड़ी थी। अन्य सुरक्षाकर्मियों का कोई निशान नहीं था, लेकिन विजय राजपूत के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। तुम कौन हो कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं? समूह के नेता ने उपहासपूर्वक कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस प्रकार की परियोजना है। हमारे क्षेत्र में काम शुरू करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुरंत रुक जाओ, वरना हमें निर्दयी होने का दोष मत देना। चूंकि आप शिष्टाचार नहीं निभाना चाहते और टोस्ट से इनकार करके दंड के रूप में शराब पीना चाहते हैं, तो हमें असभ्य होने के लिए दोष न दें। विजय राजपूत ने ठंडी हंसी हंसी। सिंह कॉरपोरेशन की सुरक्षा हमेशा इस सिद्धांत का पालन करती है कि जब तक आपको ठेस न पहुंचे तब तक दूसरों को ठेस न पहुंचाई जाए। उनकी रणनीति थी, पहले शिष्टाचार, फिर बल का प्रयोग। संयम का मतलब कमजोरी नहीं था। चूंकि दूसरा पक्ष निर्लज्ज था, इसलिए अब उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सभी लोग अपने अपने कामों पर ध्यान दें, विचलित न हों। इस परियोजना की सुरक्षा सर्वोपरि है। विजय राजपूत ने मुड़कर श्रमिकों को इशारा किया। सभी को ऐसा लग रहा था कि इस सुरक्षा कप्तान में अधिकार का भाव था और वो स्थिति को नियंत्रण में रखने में सक्षम था। कैप्टन विजय, मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, प्रभारी व्यक्ति ने चिंता से सुझाव दिया। बिना कुछ बोले विजय राजपूत ने अपना फोन निकाला और प्रभारी व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे मेरे लिए संभाल कर रखें। फिर पिंजरे से छलांग लगाते हुए बाघ की तरह वो झपट कर बाहर निकला। शाबाश, अकेले यहां आने की हिम्मत, तुम तो सीधे मौत को दावत दे रहे हो। सब लोग उसे पकड़ो, उसे नीचे गिरा दो। 30 से अधिक लोग उपद्रव मचाने आए थे। वे स्वाभाविक रूप से विजय राजपूत से नहीं डरते थे। विजय राजपूत अकेले कितना शक्तिशाली हो सकता है? कैप्टन विजय, प्रभारी व्यक्ति घबराकर इधर उधर भाग रहा था। ये एक क्रूर जानवर है। किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि विजय राजपूत 30 से अधिक लोगों का सामना करते समय पूरी तरह से निडर रहेगा। क्या तुम मदद नहीं करोगे? प्रभारी व्यक्ति ने अचानक गेट के पास झुके हुए 2 सुरक्षा गार्डों को पागलों की तरह उछलते हुए देखा। कोई न कोई मारा जाएगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी, कैप्टन विजय दया दिखाएंगे, सुरक्षा गार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या वो दया दिखाएंगे? उसे 30 से ज्यादा लोगों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी व्यक्ति को लगा कि सभी सुरक्षाकर्मी पागल हो गए हैं। तुम समझते नहीं हो, ये 30 लोग तो विजय राजपूत के दांत साफ करने के लिए भी काफी हैं। अगर हम मदद करने जाएंगे तो वो और भी नाराज हो जाएंगे, सुरक्षा गार्ड ने हल्के से हंसते हुए कहा। उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। इसी बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। विजय राजपूत के हाथ में अब एक इलेक्ट्रिक बैटन था। एक ही झटके में लोहे की छड़ पकड़े हुए दुश्मन हवा में उड़ गया, तुरंत बेहोश हो गया। विजय राजपूत की ताकत के साथ बिजली का झटका कोई मजाक नहीं था। बैंग बैंग क्लैप क्लैप लगातार तेज आवाजें गूंज रही थीं, जिससे सभी मजदूर स्तब्ध रह गए। विजय राजपूत स्पष्ट रूप से अकेला था। उसके पास स्पष्ट रूप से केवल एक ही इलेक्ट्रिक बैटन था, लेकिन हर वार के साथ वो एक व्यक्ति को गिराता था और कोई दूसरा उसे छू भी नहीं सकता था। पलक झपकते ही 10 से अधिक लोग जमीन पर पड़े थे। सभी बेहोश हो गए थे। विजय राजपूत के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, जो 3 राज्यों के युग के किसी योद्धा की तरह थी। जो लोग झगड़ा करने आए थे वे सब भयभीत हो गए। क्या ये मानव भी है? चीते की तरह फुर्तीला, बाघ की तरह भयंकर, बहुत भयानक। विजय राजपूत की मांसपेशियां उभरी हुई नहीं थीं, लेकिन जब वो लड़ता था तो वो भयानक रूप से मजबूत था। पलक झपकते ही उनमें से केवल आधे ही बचे थे। विजय राजपूत ने बिजली की छड़ पकड़े हुए ठंडे स्वर में कहा, जो लोग बेहतर जानते हैं उन्हें अभी भाग जाना चाहिए, ताकि उन्हें कम कष्ट सहना पड़े, अन्यथा उनका यही हश्र होगा। नए लोगों को डर लग रहा था। क्या वे डर नहीं सकते थे? ऐसे विकृत जानवर का सामना करते हुए उनके पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन अगर वे इसी हालत में लौटे तो वे काम कैसे पूरा करेंगे? तुम सब लोग जल्दी से ऊपर जाओ। क्या तुम सिर्फ एक आदमी से डरते हो? आगे बढ़ो, पीछे मत हटो। पीछे छिपा हुआ नेता अपने आदमियों को आगे की ओर जोर से लात मारता है। तुम सब कायरों, ऊपर जाओ, वो घबरा कर दहाड़ा। लेकिन उस घबराहट में डर कहीं अधिक भरा हुआ था। चूंकि तुम लोग नहीं जाओगे तो तुम सब नीचे जा सकते हो। विजय राजपूत ने उपहास करते हुए एक बार फिर से तेजी से निकला। पहले से तेज, पहले से मजबूत।
पलक झपकते ही नेता ने अपने आसपास के सभी लोगों को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। वो वहां अकेला खड़ा था, जैसे कोई सेनापति बिना सैनिकों के हो। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। निर्माण स्थल का प्रबंधक स्तब्ध रह गया। मजदूर भी अचंभित रह गए। ये किसी टीवी शो से भी ज्यादा विचित्र था। क्या ये आदमी फिल्मों का कोई मार्शल आर्ट हीरो हो सकता है? मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, ये लोग तो विजय राजपूत के दांत साफ करने के लिए भी काफी नहीं है। कैप्टन विजय उन खूंखार योद्धाओं में से एक हैं जिन्हें विक्रम सर ने खुद तैयार किया है। सुरक्षा गार्ड ने हंसते हुए कहा। विक्रम सर? क्या आपका विक्रम सर इस विजय राजपूत से भी ज्यादा दुर्जय होगा? प्रभारी व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। अध्याय 39। सबसे अमीर आदमी। चलिए मान लेते हैं कि बॉस के सामने कैप्टन विजय एक नवजात शिशु की तरह है। सुरक्षा गार्ड ने कहा। असंभव। प्रभारी व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध था। अगर विजय राजपूत पहले से ही इतना भयानक था तो उनका बॉस कितना खौफनाक होगा। आपका बॉस आखिर कौन है? प्रभारी व्यक्ति ने पूछे बिना नहीं रह सका। बॉस? खैर, स्वाभाविक रूप से वो सिंह फैमिली सिक्योरिटी के प्रमुख हैं। सुरक्षा गार्ड ने कहा। ठीक है, हमारे बॉस के ऊपर एक और भी बड़ा बॉस है। वो एक महान हस्ती की तरह है। हमने उसे कभी देखा भी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बॉस ने अपने सारे गुर बड़े बॉस से सीखे थे। जब भी बॉस की मीटिंग होती है वो इस बात पर अफसोस जताता है कि बड़े बॉस के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब वे बात कर रहे थे तभी विजय राजपूत ने नेता को कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। तुम इंसान हो या भूत? नेता इतना डर गया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। उसकी नज़रों में विजय राजपूत अब इंसान नहीं रहा था, वो तो मानो एक शैतान था। मैं इंसान हूं या भूत, इससे तुम्हें क्या लेना देना? जब मैं इस निर्माण स्थल की रखवाली कर रहा हूं तो जो भी गड़बड़ी करने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा, विजय राजपूत ने व्यंग्य करते हुए कहा। जाओ और उस कुत्ते श्याम भाटिया को बताओ, अगर वो मरना नहीं चाहता तो बेहतर होगा कि वो हर जगह परेशानी न खड़ी करे और सिर्फ अपने काम से काम रखे, अन्यथा वो स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बन सकता है। उसने नेता को उछालकर दूर फेंक दिया। क्या आप हमारे राष्ट्रपति श्याम को जानते हैं? नेता बेहद भयभीत था। जो व्यक्ति श्याम भाटिया की बिल्कुल परवाह नहीं करता था वो निश्चित रूप से अविश्वसनीय रूप से भयानक होगा। मैं उसे नहीं जानता। क्या मुझे उस छोटे मोटे आदमी के साथ परेशान होने की जरूरत है? विजय राजपूत ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हमारे राष्ट्रपति श्याम को उकसाना आसान नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने लिए निकलने का रास्ता खुला रखें। अब भी नेता ने विजय राजपूत को धमकी देने का साहस दिखाया, जिससे श्याम भाटिया के प्रति उनकी गहरी प्रशंसा का पता चलता है। कोई रास्ता? मुझे कोई रास्ता छोड़ने की जरूरत नहीं है। बोलने के बाद विजय राजपूत ने अपनी लाठी घुमाई और उसे जोर से नीचे पटका। नेता ने तीखी चीख मारी और तुरंत बेहोश हो गया। विजय राजपूत का सामना कर रहे 35 आदमी सभी 2 मिनट के भीतर बेहोश हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विजय राजपूत बीच बीच में कुछ बार रुक गया था। अब मजदूर पूरी तरह से निश्चिंत थे। विजय राजपूत जैसे व्यक्ति के वहां मौजूद होने पर उन्हें किस बात की चिंता करनी चाहिए थी? फिर तो कोई भी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। निर्माण स्थल का प्रबंधक आगे बढ़ा। विजय राजपूत के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे जगह जगह से छूने लगा। दरअसल उन्हें कोई चोट नहीं आई थी। ये देखकर वो इतना चौंक गया कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सचमुच इस दुनिया में ऐसा कोई भयानक व्यक्ति हो सकता है? और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 लोग ऐसे थे जो विजय राजपूत से भी ज्यादा खौफनाक थे। सफाई करो, उन्हें ट्रक में डाल दो। जब वे जाग जाएं तो बस उन्हें खो जाने दो, विजय राजपूत ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। जी कप्तान। आदेश मिलने के बाद अधीनस्थ सुरक्षा गार्डों ने बेहोश लोगों को ट्रक पर फेंकना शुरू कर दिया। इसी समय विजय राजपूत ने निर्माण स्थल के प्रबंधक के हाथ से फोन लिया और जगदीश वर्मा का नंबर डायल किया। जगदीश वर्मा, पुष्टि करो कि ये लोग भाटिया सिक्योरिटी से हैं। आप इसे संभालिए, मैं केवल निर्माण स्थल की रखवाली के लिए जिम्मेदार हूं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। दूसरी ओर जगदीश वर्मा को फोन आया और उन्होंने तुरंत विक्रम सिंह से संपर्क करके निर्माण स्थल पर हुई घटना की सूचना दी। विजय राजपूत ने अच्छा प्रदर्शन किया। वर्षों बीतने के साथ उनके कौशल में कोई कमी नहीं आई है। विक्रम सिंह ने दूर से प्रिया शर्मा को देखा जो खुशी खुशी आइसक्रीम खा रही थी। उसका चेहरा संतुष्टि से भरा हुआ था। वैसे क्या आपने ये पता लगाया कि भाटिया सिक्योरिटी के पीछे कौन है? लगता है ये मिश्रा परिवार है, जगदीश वर्मा ने कहा। लगता है? विक्रम सिंह की आवाज़ ठंडी होते ही जगदीश वर्मा ने जल्दी से कहा, भाटिया सिक्योरिटी का वित्तीय मामलों में मिश्रा परिवार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे लोगों की जांच के अनुसार ये श्याम भाटिया वास्तव में मिश्रा परिवार के कुत्तों में से एक है। मूल रूप से मिश्रा परिवार के लिए एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के बाद कुछ योग्यताएं हासिल करने पर उन्हें भाटिया सिक्योरिटी का महाप्रबंधक बनाने की व्यवस्था की गई। हे, मिश्रा परिवार, पटना का सबसे धनी परिवार। वाह, काफी मजेदार, विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा। क्या आप इस समस्या को हल कर सकते हैं? बॉस मजाक कर रहे हैं। आपके मुकाबले पटना का सबसे धनी परिवार कौन सा है? यदि वे आपको अपमानित करने का साहस करें, मैं उनकी देखभाल करने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दूंगा।
इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में चंद्रा इंडस्ट्रियल भी शामिल है। जब श्याम भाटिया मेरी इज्जत नहीं कर रहा है तो मैं उसे इज्जत क्यों दूं? जगदीश वर्मा ने तुरंत जवाब दिया। क्या आपको डर है कि वो सहमत नहीं होगा? मुझे तो उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेगा, विक्रम सिंह ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। अंकल, क्या हुआ? प्रिया शर्मा 2 आइसक्रीम लेकर आईं, एक विक्रम सिंह को दी और एक खुद खा ली। कुछ नहीं, कोई हमें फिर से पैसे देना चाहता है, मुझे लगभग शर्म आ रही है, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या निर्माण स्थल पर कोई और समस्या है? चलो जल्दी से वापस चलते हैं। प्रिया शर्मा वाकई बहुत चतुर थीं, उन्होंने समस्या को तुरंत भांप लिया। बस आनंद लीजिए, निर्माण स्थल पर सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। आपको केवल परियोजना के भविष्य के विकास के लिए अच्छी तरह से योजना बनाने की आवश्यकता है, बाकी काम दूसरों पर छोड़ दें। तुम मेरी पत्नी हो, विक्रम सिंह की पत्नी हो, तुम्हें खुद पर ज्यादा काम का बोझ नहीं डालना चाहिए। इन नन्हे हाथों को देखो, इनमें झुर्रियां पड़ने लगी हैं। प्रिया शर्मा का हाथ पकड़े हुए विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया शर्मा ने विरोध नहीं किया, बल्कि फटकार लगाते हुए कहा, क्या बकवास है, साफ तौर पर तुमने ही इन्हें झुर्रीदार बनाया है, झुर्रियां कहाँ हैं? हालांकि प्रिया शर्मा ने वापस जाने पर जोर नहीं दिया, फिर भी उसने टॉयलेट में रहने के दौरान निर्माण स्थल के प्रबंधक द्वारा भेजा गया वीडियो देखा। ये विजय राजपूत के 35 लोगों से लड़ने का फुटेज था। वो उस क्षण स्तब्ध रह गई। विजय राजपूत तो सबसे डरावना हिस्सा भी नहीं है, मैंने सुना है कि उसका बॉस उससे भी ज्यादा खौफनाक है। उसका बॉस? प्रिया शर्मा विक्रम सिंह के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकीं। सबक देते समय विक्रम सिंह विजय राजपूत से वास्तव में तेज, ज्यादा सटीक और ज्यादा निर्दयी लगता था। क्या अंकल ही सिंह फैमिली सिक्योरिटी कंपनी के बॉस हो सकते हैं? ये तार्किक होगा। दुर्भाग्य से प्रिया शर्मा को यह सपने में भी नहीं पता था कि सिंह फैमिली सिक्योरिटी सिंह कॉरपोरेशन के भीतर केवल एक सुरक्षा विभाग है। सुरक्षा कंपनी का बॉस विक्रम सिंह के अधीनस्थों में से एक था, जो सिंह कॉरपोरेशन के 12 स्तंभों में से एक था, और असल में विक्रम सिंह ही उस निगम के पर्दे के पीछे का बड़ा बॉस था। वो सुरक्षा कंपनी के बॉस से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। उस समय भाटिया सिक्योरिटी कंपनी में श्याम भाटिया मेज पर पैर रखकर बैठा हुआ, हाथ में मोबाइल फोन लिए पैसे देकर जीतने वाले खेल में निमग्न था। यद्यपि अब वो राष्ट्रपति था, लेकिन श्याम भाटिया सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते समय जो आदतें उसमें थीं, उन्हें बदल नहीं सका। सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसा कहने के जैसा है कि किसी का स्वभाव बदलना मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कुत्ता गंदगी खाने की अपनी आदत नहीं बदल सकता। डिंग डिंग डिंग, एक दस्तक सुनाई दी और एक खूबसूरत सचिव मीठी मीठी आवाज में अंदर आई। राष्ट्रपति श्याम, आपके लिए एक कॉल है। ये चंद्रा इंडस्ट्रियल के अध्यक्ष जगदीश वर्मा की ओर से है। जगदीश वर्मा? श्याम भाटिया एक पल के लिए चौंक गया। जगदीश वर्मा पटना में भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। अध्याय 40। मुझे मिश्रा परिवार का समर्थन प्राप्त है। जगदीश वर्मा केवल पटना में एक महान हस्ती नहीं थे, इसके अलावा अब वो चंद्रा इंडस्ट्रियल के बॉस थे, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आखिरकार उनकी सुरक्षा कंपनी को भी अपना गुजारा करना था और चंद्रा इंडस्ट्रियल जैसी बड़ी कंपनी नाराज नहीं हो सकती थी। इसे यहां दो। श्याम भाटिया ने फोन लिया और जोर से कहा, राष्ट्रपति जगदीश, आप भाटिया सिक्योरिटी में हमारे साथ किस तरह के व्यवसाय में सहयोग करना चाहते हैं? हम आपकी संतुष्टि की गारंटी देते हैं। श्याम भाटिया, मुझे पता है कि तुम्हें मिश्रा परिवार का समर्थन प्राप्त है, इसलिए तुम मुसीबत से नहीं डरते, लेकिन मैं जगदीश वर्मा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। फोन के दूसरी तरफ जगदीश वर्मा की आवाज ठंडी थी, जिसमें जानलेवा इरादे की लहरें थीं। तुमने मेरे प्रोजेक्ट में गड़बड़ी करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मुझसे मिलने के लिए 1 दिन का समय दे रहा हूं। याद रखना कि मुआवजे के तौर पर 6 करोड़ रुपए लाना। निर्माण स्थल पर हुए नुकसान के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा। बाकी पैसे मेरी बड़ी बहन की भावनात्मक परेशानी के लिए हैं। इतना कहकर जगदीश वर्मा ने फोन काट दिया। श्याम भाटिया मोबाइल फोन पकड़े हुए स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रह गया। ऐसा लग रहा था कि इस मिशन ने मुसीबत खड़ी कर दी है। यह भी उसकी गलती थी कि उसने स्पष्ट रूप से नहीं पूछा। इस मामले में वास्तव में जगदीश वर्मा नाम का वो व्यक्ति शामिल था। सोचिए, जगदीश वर्मा उन दिनों सिर्फ एक मजदूर हुआ करता था। उन्होंने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। 18 वर्ष की आयु में जब मालिक ने प्रवासी श्रमिकों का वेतन रोक लिया, वो अकेले ही बॉस के घर गए। वहां क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन बाद में मालिक ने स्वेच्छा से 2 साल का वेतन दे दिया, प्रवासी श्रमिकों से लगातार माफी मांगना भी। उसके बाद सिंह कॉरपोरेशन ने जगदीश वर्मा पर ध्यान दिया और वो मौर्य होटल के सहायक प्रबंधक बन गए। इसके कुछ ही समय बाद वो प्रबंधक बन गए। उस समय श्याम भाटिया सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड था और वो भी जगदीश वर्मा की प्रतिष्ठा से परिचित था। यहां तक कि उसके बॉस ने भी उसे जगदीश वर्मा से पंगा न लेने की चेतावनी दी थी। हालांकि उनके द्वारा एक ही बार में 6 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का विचार बिल्कुल असंभव था। श्याम भाटिया हमेशा से पौराणिक प्राणी पिक्सियू था। पैसा केवल अंदर आता है, बाहर नहीं। दादाजी शर्मा को फोन करके पता करो कि चीजें कैसी चल रही हैं, उसने आदेश दिया।
सचिव ने सिर हिलाया और दादाजी शर्मा का नंबर डायल किया, लेकिन किसी भी तरह से कोशिश करने पर भी कॉल नहीं लग पा रही थी। लगता है वाकई कुछ गड़बड़ हो गई है। वो निकम्मा दादाजी शर्मा सिर्फ महिलाओं का पीछा करना ही जानता है। बेकार। श्याम भाटिया जानता था कि कोई समस्या जरूर है। जगदीश वर्मा के पीछे होने के कारण दादाजी शर्मा का अपने मिशन में असफल होना सामान्य बात थी। गाड़ी तैयार करो। श्याम भाटिया जानता था कि उसे मामले को अपने हाथ में लेना होगा। जगदीश वर्मा को शायद अपने चेहरे की परवाह न हो, लेकिन वो मिश्रा परिवार के चेहरे को ठोकर नकारने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? पटना के सबसे धनी परिवार के रूप में मिश्रा परिवार की शक्ति अपार थी। यहां तक कि चंद्रा इंडस्ट्रियल भी मिश्रा परिवार द्वारा नियंत्रित व्यवसायों के सामने एक छोटी सी चींटी के समान थी। गाड़ी तैयार थी। श्याम भाटिया ने सावधानीपूर्वक कई उपहार तैयार किए और फिर चंद्रा इंडस्ट्रियल की ओर चल पड़े। वो अपने साथ 4 आदमियों को भी लाया था। वे सभी भाटिया सिक्योरिटी के सबसे सर्वश्रेष्ठ लड़ाके थे। जगदीश वर्मा जैसे व्यक्ति से निपटने के लिए नरम और कठोर दोनों तरह का दृष्टिकोण आवश्यक था। उपहार देना एक पहलू था, लेकिन धमकी देना भी जरूरी था। तो जब वे चंद्रा इंडस्ट्रियल स्वागत समारोह में पहुंचे तो श्याम भाटिया ने अपनी विशाल हथेली मेज पर पटकी और चिल्लाया, मैं आपके राष्ट्रपति जगदीश से मिलने आया हूं। रिसेप्शनिस्ट, जो एक साधारण सी लड़की थी, जब उसने हट्टे कट्टे आदमी श्याम भाटिया को देखा तो वो थोड़ी डर गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? कौन सी नियुक्ति? मैं आपके अध्यक्ष जगदीश से मिलने आया हूं। क्या आप भाटिया सिक्योरिटी के श्याम भाटिया को नहीं पहचानते? श्याम भाटिया चिल्लाया, जल्दी करो और राष्ट्रपति जगदीश को बुलाओ, वरना मैं अंदर घुस जाऊंगा। माफ कीजिए, राष्ट्रपति जगदीश एक मीटिंग में है। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? मरने की सोच रहे हो ना? क्या आप राष्ट्रपति श्याम को इंतजार कराने की हिम्मत रखते हैं? श्याम भाटिया के आदमियों में से एक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के इरादे से सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन थप्पड़ का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वो पकड़ा गया था। एक महिला जिसके बाल छोटे हैं। राधिका जायसवाल ने फुर्ती से अपने अधीनस्थ की कलाई पकड़ी और उसे तेजी से मोड़ दिया। क्रैक! ये टूट गया। वो तुरंत जमीन पर बैठ गया और दर्द से चीखने लगा। राधिका जायसवाल ने ठंडे लहजे में कहा, राष्ट्रपति जगदीश ने कहा है कि केवल श्याम भाटिया ही ऊपर जा सकता है। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो दफा हो जाओ। वाह, ये युवती काफी कुशल है ना? क्या आप हमारी कंपनी में काम करने के इच्छुक हैं? श्याम भाटिया ने राधिका जायसवाल की ओर देखा। उसकी आंखों में शौक का भाव था। जैसे ही राधिका जायसवाल ने अपनी चाल चली, वो जान गई कि वो बेहद शक्तिशाली है। यहां तक कि वो भी निश्चित रूप से उसके खिलाफ जीत हासिल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने कोई कदम नहीं उठाया। अगर राष्ट्रपति श्याम का कोई वास्तविक काम नहीं है तो कृपया चले जाएं, राधिका जायसवाल ने ठंडे लहजे में कहा। लता मिश्रा के पूर्णकालिक सहायक और सर्वगुणी अंगरक्षक के रूप में राधिका जायसवाल लता मिश्रा के सामने आने वाली किसी भी परेशानी को संभाल लेती थीं, या फिर वो हर समस्या जो लता मिश्रा उससे हल करवाना चाहती थीं, जैसे कि श्याम भाटिया का मामला। हे, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे राष्ट्रपति जगदीश से मिलवाने की जहमत उठा सकते हैं? श्याम भाटिया मुस्कुराया। उसे डरने की क्या बात थी? इतने वर्षों तक कीचड़ में रेंगने के बाद वो शाकाहारी भी नहीं था। जगदीश वर्मा का कार्यालय उस कार्यालय भवन की सबसे ऊपरी तल पर था। पूरा तल उसका था। कार्यालय बहुत बड़ा था। श्याम भाटिया अत्यंत ईर्ष्या से देख रहा था। यद्यपि उन्होंने एक सुरक्षा कंपनी शुरू की थी, लेकिन उसका लाभ चंद्रा इंडस्ट्रियल के लाभ से अतुलनीय था। चंद्रा इंडस्ट्रियल सेमीकंडक्टर उद्योग में शामिल थी और ऐसा कहा जाता था कि विदेशों की बड़ी कंपनियां भी उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों के बिना काम नहीं कर सकती थीं। जाहिर है, कंप्यूटर, फोन, टीवी आदि जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को इन उत्पादों की आवश्यकता थी। श्याम भाटिया को ठीक से समझ नहीं आया कि ये क्या था। वो बस इतना जानता था कि ये बहुत लाभदायक था। हे, राष्ट्रपति जगदीश, आप तो बड़े उदार हैं, श्याम भाटिया ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा और मेज पर एक उपहार रखा। ये लीजिए, एक छोटी सी भेंट, ज्यादा नहीं लेकिन सम्मान के साथ दी गई है। हालांकि मुझे पता है कि आपको ये पसंद नहीं आएगा, फिर भी मैं इसे ले आया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आसानी से छोड़ देंगे। जगदीश वर्मा ने मेज पर नजर डाली, जो महंगी तंबाकू और शराब से ढकी हुई थी। उन्होंने उदासीनता से कहा, राष्ट्रपति श्याम, क्या फोन पर मेरे शब्द पर्याप्त स्पष्ट नहीं थे? 6 करोड़ रुपए, एक पैसा भी कम नहीं। इसके अलावा भाटिया सिक्योरिटी के लोगों को भी निर्माण स्थल पर जाकर कम से कम 1 महीने तक स्वयंसेवी कार्य करना होगा। श्याम भाटिया बैठ गया और बोला, जगदीश वर्मा, मैं जानता हूं कि आप शक्तिशाली हैं, लेकिन यह महज एक गलतफहमी थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस व्यापार का आपसे कोई संबंध है। इसके अलावा अगर आप मुझे सम्मान नहीं देंगे तो निश्चित रूप से आपको मिश्रा परिवार को सम्मान देना होगा, है ना? मिश्रा परिवार को नाराज करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपकी चंद्रा इंडस्ट्रियल कंपनी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी, है ना? जगदीश वर्मा ने मन ही मन उपहास किया।
सच कहें तो अगर बात सिर्फ उसकी थी और उसे बुरा लगता तो वो निश्चित रूप से मिश्रा परिवार को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन समस्या ये थी कि इस मूर्ख श्याम भाटिया को पता ही नहीं था कि उसने विक्रम सिंह को नाराज कर दिया है। क्या विक्रम सिंह को मिश्रा परिवार से डरने की जरूरत थी? क्या उन्हें मिश्रा परिवार को सम्मान दिलाने की जरूरत थी? राष्ट्रपति श्याम, मिश्रा परिवार वास्तव में शक्तिशाली है और चंद्रा इंडस्ट्रियल निश्चित रूप से उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकता। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा सख्ती नहीं बरतना चाहता। मुझे भी ऐसा ही लगा। श्याम भाटिया मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि जगदीश वर्मा मिश्रा परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि उस व्यक्ति को भी नाराज किया है जिसे तुम्हें नाराज नहीं करना चाहिए था। उनकी बगल में खड़े होने पर भी मुझे मृत्यु का भय महसूस होता है। तुम्हारी तो क्या बात, उनके सामने मिश्रा परिवार भी कुछ नहीं है। समझदारी से काम लो और जैसा मैंने तुम्हें बताया है वैसा ही करो। ये उनकी ओर से दया का अंतिम कार्य है। इसके बाद भी आप भाटिया सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट श्याम ही रहेंगे। हालांकि आपको कुछ धन और प्रतिष्ठा का नुकसान उठाना पड़ेगा। अन्यथा मुझे ये भी नहीं पता कि आपको किन परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। उनका आतंक आपकी कल्पना से परे है।